वहीं दूसरी ओर उन चारों को दादाजी ने एक काम दिया था कि वह जाकर अरमान के आसपास रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अरमान के साथ गुजारे, उसका हर एक चीज़ से मन हटाएं। तो इसीलिए वो लोग सीधा तहखाने में चले गए थे, क्योंकि उन्हें एक गार्ड्स ने बता दिया था कि अरमान इस वक्त तहखाना में है। और जैसे हो वो वहां गए और तहखाने में दो आदमियों के जख्मी गार्ड्स को देखा तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह से इतनी बड़ी बेदर्दी और गंदे तरीके से अरमान उन सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी कर देगा। फटाफट से उन्होंने कुछ गार्ड्स को उन दोनों को जख्मी गार्ड्स को अस्पताल भेजने के ऑर्डर दिया। तब ध्रुव आहान थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि अरमान का चेहरा बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऊपर से दादाजी की बताई हुई कहानी भी अभी उनके दिमाग में घूम रही थी। तभी यह आकाश ने अरमान की ओर देखकर कहा, अरमान ये क्या तुमने इन गार्ड्स को इतनी बेरहमी से क्यों जख्मी किया हुआ है? ऐसा क्या किया है इन दोनों ने? तभी अरमान जिस चाकू से उसने उन गार्ड्स की जख्मी किया था, उस चाकू को अपने दांतों में बींचते हुए अपने शर्ट के बाजू को फोल्ड करने लगा, और फिर वापस से उस चाकू को निकालकर टेबल पर रखते हुए उन लोगों की ओर देखकर बोला, इन्होंने आस्था को डरा दिया, जिसकी वजह से वो फैंट हो गई, इसीलिए उसकी सजा तो इन्हें मिलनी ही थी ना। चाकू पकड़ने की वजह से अरमान के दांतों में भी खून लग गया था। अब ध्रुव आहन तो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे थे, क्योंकि उस वक्त अरमान बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। तब सुमित ने अरमान को बड़े ही प्यार से बोला, ठीक है तुम जाओ, जाकर शावर ले लो, इन्हें हम देख लेंगे। तब अरमान तिरछा मुस्कुराकर उनकी और देखता हुआ सीधा तहखाना से बने एक वॉशरूम में चला गया था। वहीं दूसरी ओर कुछ देर बाद आस्था को होश आने लगा, और जैसे ही आस्था को होश आया, एक बार फिर उसकी आंखों के सामने राजवीर जिंदल का चेहरा आ गया था। और आस्था डर के मारे उठ बैठी थी, और नानी माँ को अपने सामने देखकर उसे उन्हें गले से लगाकर बोली, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, हमने उसे देखा है, वो इस शहर में है, हमने उसे देखा है, नानी माँ, हमने उसे देखा है। ये बोलकर आस्था नानी माँ को बताने की कोशिश करने लगी थी कि उसने डॉक्टर को देखा है, लेकिन नानी माँ के कानों तक आस्था की आवाज़ पहुंची नहीं रही थी। वो सिर्फ मन मन में ये बात बोले जा रही थी, क्योंकि उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तब नानी माँ ने आस्था के कंधों को झिंझोड़ते हुए कहा, क्या बात है गौरी, कि आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? साफ साफ बताओ क्या बात है, और अचानक से तू बेहोश कैसे हो गई थी? बताओ मुझे बेटा, क्या बात है? आखिरकार ये बोलकर नानी माँ आस्था की ओर देखने लगी थी। तब आस्था खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। तब तक नानी माँ ने आस्था को एक गिलास पानी दिया। आस्था एक ही झटके में पूरे का पूरा पानी का गिलास खाली कर दिया था, और नानी माँ की ओर देखकर बोली, वह नानी माँ, नानी माँ, वो आज मैंने उस आदमी को देखा जिसे हमारी जिंदगी में अंधेरा भरा था। जैसे ही आस्था ने लड़खड़ाती जुबान में ये कहा, नानी माँ की आंखें भी हैरानी से चौड़ी हो गई थी, और वो आस्था की ओर देखकर बोली, ये क्या कह रही है गौरी तू? तूने उसे कहाँ देख लिया? सब सच बता, क्या हुआ था? क्या उसने तुझे देखा तो नहीं? पर तू उस वक्त बच्ची थी। नहीं नहीं, वह तुझे नहीं पहचान पाएगा। नानी माँ भी अचानक से अब थोड़ा घबरा गई थी, और आस्था के सिक्योरिटी को लेकर उन्हें चिंता होने लगी थी। तब आस्था ने नानी माँ को पूरी बात बताते हुए कहा कि जिस वक्त वह सुमित के होटल में पहुंची, वह आदमी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया था। तब नानी माँ हैरान हो गई और सोचने लगी कि जरूर सुमित उस आदमी को जानता होगा, तो इसका मतलब वो लोग मंजिल के करीब है। उन्हें चुपके से इस बात की इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी कि आखिरकार उस आदमी का सुमित से क्या लेना देना है, और वह उस होटल में क्या कर रहा था। कहीं ना कहीं नानी माँ के ये कहते ही आस्था ने का अब नानी माँ के ओर देखने लगी थी। इस वक्त नानी माँ ने आस्था को अच्छे से समझा दिया था कि अगर वह इसी तरह से पैनिक करती रही और बार बार यही बात दोहराते रही, तो सब लोगों को उस पर शक हो जाएगा, और उसका राज सबके सामने खुल जाएगा, और सबको ये पता चल जाएगा कि असल में आस्था डॉक्टर नहीं बनना चाहती। डॉक्टर बनने के पीछे उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उस आदमी ढूंढना जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। तब नानी माँ आस्था को समझाने की कोशिश कर रही थी। तब आस्था ने एकदम से ही नानी माँ की ओर देखकर बिना किसी झिझक के बोली, नहीं नानी माँ, हम डर नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन अब हम उसे आदमी से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और हमें तो खुश होना चाहिए कि वह आदमी हमें यही मिल गया।
और अभी तक तो हम सोच रहे थे कि उस आदमी को ढूंढने के लिए ना जाने हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। और सुमित भैया के होटल में अगर वह आदमी आया था तो वहां से उसकी डिटेल निकलवाना बहुत आसान हो जाएगा। आस्था बिना डरे बिना किसी झिझक के नानी माँ से ये बातें कह रही थी। और नानी माँ का हाथ पकड़कर बोली, आप ठीक कह रही हैं नानी माँ, हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमें इस तरह से डरते रहे तो सबको हम पर शक हो सकता है। तब नानी माँ ने आस्था को गले से लगा लिया था, उसका सर सहलाने लगी थी। क्योंकि इस वक्त आस्था की हालत अजीब सी हो रही थी, क्योंकि उसे वो आदमी मिला था जिसे उसने बचपन में अपने माता पिता का मर्डर करते हुए देखा था, जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया था। तो इस वक्त उसके दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। अजीब से उसके दिल में गुदगुदी सी मची हुई थी, लेकिन आस्था ने अब अपने दिल की हालत को अपनी जुबान पर आने नहीं दिया था और नहीं अपने चेहरे पर जाहिर होने दिया था। तभी थोड़ी देर बाद रश्मि वहां आ गई थी। क्योंकि आस्था के होश में आने का समय हो गया था, रश्मि को इस बात का अंदाजा हो गया था, तो वहां जाकर अब आस्था को अच्छे से चेक करने लगी थी और उसके गालों को हथेली में भरते हुए बोली, आस्था तुम इस तरह से घबरा क्यों गई थी, क्या हुआ था, क्या तुमने कुछ गलत देख लिया? ये बोलकर रश्मि आस्था से सवाल करने लगी, लेकिन बदले में आस्था ने रश्मि को कुछ नहीं कहा। एक नज़र उसने नानी माँ की ओर देखा और अगले पल रश्मि की ओर देखकर बोली, नहीं नहीं रश्मि दीदी, पता नहीं अचानक से हमें क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए और बेहोश हो गए, वरना हम तो होटल जा रहे थे। आस्था की बात सुनकर रश्मि को कुछ हैरानी हुई, लेकिन आस्था की बात वो समझ नहीं पाए। वही अरमा और बाकी सब के सब एक बार फिर मिनी हॉस्पिटल में जमा थे। अरमान सिंघानिया एकदम केयरिंग लविंग हस्बैंड बनकर आस्था के साथ मौजूद था। थोड़ी देर पहले अरमान का खौफनाक रूप देखने के बाद जो सभी लोग डर रहे थे, वो अरमान का केयरिंग रूप देखकर सब दंग हो गए रह गए थे। अरमान बड़े ही प्यार से आस्था के पास बैठा हुआ था, उसका हाथ पकड़कर सहला रहा था और बार बार अपने हाथों से उसे कुछ सूप वगैरह पिला रहा था और बड़े ही प्यार से आस्था की केयर कर रहा था। सबके सब हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए अरमान के इस रूप को देख रहे थे। वह आस्था ने सबको बोल दिया कि वह अचानक से ही उसका सर भारी होने लगा और वह बेहोश हो गई थी। वहीं अब सब सुमित, आकाश, ध्रुव, आहन सब अरमान की ओर देखने लगे थे, क्योंकि अरमान ने तो सिर्फ इसी शक के चलते क्या जिन दो गार्ड्स को उसने लाश ठिकाने लगाने के लिए कहा था, उन्होंने सही से ठिकाने नहीं लगाई। आस्था ने देख लिया और आस्था पैनिक करने लगी, तो अरमान ने इसी शक के चलते उन गार्ड्स को जख्मी किया। तो इसका मतलब अरमान ने बेफिजूल में ही दो लोगों को इतना टॉर्चर किया। अब तो उनका खौफ और ज्यादा बढ़ चुका था और साथ ही साथ वो ये सोच रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी और ये जानने के बाद कि अरमान ने बेकार में ही उन दो गार्ड्स को जख्मी किया है, अरमान के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। अब कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का डर लगने लगा था कि शायद उस सन की डॉक्टर से मिलने के बाद अरमान के हाव भाव एक बार फिर बदल रहे हैं। अरमान एक बार फिर उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं अब वह डॉक्टर का और अरमान के बीच का कनेक्शन कितना ज्यादा मजबूत था, उन्हें अब समझ में आने लगा था। तभी दादाजी उस वक्त सबकी सिचुएशन समझते हुए बोले, अच्छा अच्छा बच्चों, आप लोगों को एक बात तो हम बताना ही भूल गए। आप सबके सब अपने अपने बैग्स पैक कर लीजिए, कल हम आस्था बिटिया के गांव चलेंगे। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था के चेहरे का रंग उड़ गया था। वही अरमान भी हैरान था और बाकी सबके चेहरे पर भी कंफ्यूजन थी। लेकिन अब दादाजी ने ये डिसीजन लिया था तो सभी दादाजी से कोई सवाल तो नहीं कर सकते थे। लेकिन अरमान तुरंत बोल पड़ा, लेकिन दादाजी, नानी माँ ने तो अगले महीने गांव जाने के लिए बोला था और हम सब रेडी भी थे। फिर अचानक से क्या हुआ? तब दादाजी हल्का सा सेट फेस बनाते हुए बोले, बेटा आप तो जानते हो ना रौनक की क्या हालत है, तो हम रौनक बिटिया का मन थोड़ा सा बहल जाए, उसके लिए गांव जाना चाहते हैं। अब जैसे ही दादाजी ने ये बहाना बनाया, सभी दादाजी की ओर देखने लगे थे और सब में फिर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वह दादाजी से कोई सवाल कर सके। वही आहान तुरंत बोल पड़ा, हाँ दादाजी बहुत मजा आएगा, मैं भी जाकर अपने बैग पैक कर लेता हूँ। लेकिन तभी आस्था की आवाज आती है, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। अब जैसे ही अचानक से आस्था ने ये बोला, नानी माँ घुरकर आस्था को देखने लगी थी। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही आस्था को समझाया था उसे अपने दिल के जज्बातों को इस तरह से सबके सामने नहीं लाना है। लेकिन अब आस्था के इस तरह के जवाब से पर नानी माँ तुरंत हैरान हो गई थी। फिर सभी लोग मुंह खोलकर आस्था की ओर देखने लगे थे कि
आस्था भला अपना गांव जाने के लिए मना कैसे कर सकती है। जबकि आस्था जब से गांव से शहर आई थी, उसने अपने गांव के इतने सारे किस्से सबको सुनाए थे जिसकी कुछ हद नहीं थी। लेकिन आज अचानक से आस्था का इस तरह से गांव जाने से मना करना सभी को चौंका गया था, स्पेशली अरमान सिंघानिया को। अरमान आस्था के बेहद करीब था, लेकिन आस्था का चेहरे के हाव भाव इस वक्त अरमान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आस्था करना क्या चाह रही है। और तभी रश्मि बोल पड़ी, लेकिन आस्था क्या हुआ है, तुम अपने गांव जाने के लिए मना क्यों कर रही हो, और हम सब तुम्हारे साथ गांव जाना चाहते हैं। और वैसे भी नानी माँ ने बताया था कि अगले महीने तुम्हारे माता पिता की बरसी है, तो तब तक हम सब गांव में ही रुकेंगे। हम पूरे 8 से 10 दिनों के लिए गांव चल रहे हैं, और ये मंथ ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है, और नेक्स्ट मंथ तुम्हारे माता पिता का पिंडदान करने के बाद हम सब वापस आ जाएंगे। अब जैसे रश्मि ने ये बताया, आस्था मन ही मन में सोचने लगी थी कि हाँ, हम जानते हैं कि हमारे माता पिता की बरसी है, इसीलिए तो हम गांव नहीं जाना चाहते। अभी हमारे पास पूरे 15 दिन है, और 15 दिनों के अंदर अंदर हमें उस आदमी की जान अपने हाथों से लेना चाहते हैं, और उसके बाद अपने माता पिता का पिंडदान करना चाहते हैं। जैसे ही आस्था ने मन ही मन में ये सोचा, आस्था की आंखें अपने आप ही गुस्से से लाल सुर्ख होने लगी थी। तभी दादाजी आस्था की ओर देखकर बोले, क्या बात है बेटा, आप कुछ परेशान लग रही है, बताइए आप क्या सोच रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम बाद में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपकी मर्जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही दादाजी ने ये बोला, आस्था बारी बारी से सबकी शक्ल की ओर देखा। सब आस्था की ओर देख रहे थे, और स्पेशली अरमान, अब क्योंकि रौनक के लिए सब गांव जाना चाहते थे, तो इसीलिए आस्था को कुछ समझ नहीं आया, और अचानक से उसने अपनी आंखें बंद की और किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तब रश्मि सिचुएशन को भांपते हुए बोली, मुझे लगता है कि अभी उसको आराम की ज़रूरत है, उसके बाद मैं उसे आराम से बात कर लूँगी, अगर कोई बात होगी तो वह मुझे बता देगी। तब तक आप सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम कीजिए। ऐसा बोलकर रश्मि ने सबको वहां से जाने के लिए कह दिया था, और एक एक करके सभी लोग वहां से चले गए थे, सिवाय नानी माँ और अरमान के। तब अरमान ने नानी माँ की और देखकर कहा, नानी माँ, मुझे लगता है कि आपको भी जाकर आराम करना चाहिए। मैं हूँ आस्था के पास। तब नानी माँ बोली, अरे बिटवा, हम तो आराम कर ही लेंगे, वह हमने ये एक तेल बनाया है आस्था बिटिया के पैरों की मसाज के लिए, तो हम तब तक उसकी थोड़ी सी मसाज कर देते हैं। तब तक बेटा आप एक काम करो, आप अपने काम निपटा लो। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान ने केवल एक नज़र भरकर नानी माँ की ओर देखा और फिर वहां से उठकर चला गया था। अरमान के जाने के बाद आस्था ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली थी, और नानी माँ की ओर देखकर बोली, क्या नानी माँ, सब लोग चले गए हैं। तब नानी माँ ने अपने गर्दन हाँ में हिला दी थी। तब आस्था भड़कते हुए बोली, ये क्या कि आपने नानी माँ अपने गांव जाने के बाद क्यों बोली हाँ, आप जानती है ना कि इस हालत में हम गांव नहीं जा सकते हैं, हमें सबसे पहले उसे ढूंढना है, और अब तो हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई है, हमें उसका सुराग क्लू मिला है। अब तो हमें बस सुमित भैया के होटल से उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, उसके पते पर जाकर उसकी जान लेनी है, और 15 दिन है हमारे पास, और हम अपने माता पिता की बरसी पर हम उस आदमी को मौत के घाट उतारना चाहते हैं, और उसके बाद अपने माता पिता का पिंडदान करना चाहते हैं। आस्था उस वक्त बोलते हुए बड़े ही खतरनाक लग रही थी। तब नानी माँ ने आस्था के सर पर हाथ रखा और बोली, मेरे बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन बेटा तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हें अब खुद से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। अगर इस तरह से तुम उसे डॉक्टर के जान लेने के लिए जाओगी, तो वो डॉक्टर कहीं तुम्हारी ही जान ना ले लें। वो कितना खतरनाक है ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अभी मुझे लगता है कि तुम्हें अभी सबके साथ गांव चलना चाहिए, और ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग के साथ उसे डॉक्टर पर वार करना चाहिए। अभी अगर तुम इस तरह से जल्दबाजी में गर्मा गर्म खाओगी तो तुम्हारी जुबान जल जाएगी। जैसे ही नानी माँ ने अपनी भाषा में आस्था को समझाना शुरू किया, आस्था उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी, और कहीं ना कहीं उसे भी यही समझ में आया था कि उसे पहले गांव से होकर आ जाना चाहिए, और उसके बाद ठंडे दिमाग से प्लानिंग करने के बाद आराम से उसे डॉक्टर की जान लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया अंपार में अविनाश पहुंच चुका था, लेकिन क्योंकि अरमान सिंघानिया उस वक्त डॉक्टर के साथ बिजी था, तो वो उसे नहीं मिल पाया था। अविनाश को बहुत तेज गुस्सा आया था कि कई सालों से सिंघानिया अंपायर के लोग उसकी कंपनी के साथ डील करना चाहते थे, लेकिन अब जब खुद चलकर अविनाश रघुवंशी वहां गया है,
तो उन लोगों ने उसे टाइम देकर वो उसे मिलने ही नहीं आए। अविनाश का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, इसीलिए अविनाश ने अब सीधा सिंघानिया मैंशन का रुख किया। अविनाश सीधा सिंघानिया मैंशन में आ धमका। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया को ये पता चला कि अविनाश वहां आया है, तब अरमान को एहसास हुआ कि उसके साथ मीटिंग थी जिसके बारे में ऑलरेडी उसके सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म कर चुके थे। तब अविनाश उस वक्त सिंघानिया मैंशन के शानदार हाल में बैठा हुआ था। अब अरमान सिंघानिया भी उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। अपने सामने अरमान को देखकर अविनाश अकड़ते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता था कि आप में कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको मुझसे आज मीटिंग करनी ही नहीं थी तो मुझे मीटिंग का टाइम ही क्यों दिया था? मुझे लगता है कि आपके लिए आपका टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है मिस्टर सिंघानिया। इसीलिए मैं आज यहाँ आपको साफ साफ ये बताने के लिए आया हूँ कि आज के बाद रघुवंशी अंपायर आपके साथ किसी तरह की कोई डील नहीं करेगा। अविनाश की बात सुनकर अरमान को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन क्योंकि गलती उसी की थी तो इसीलिए अरमान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर अविनाश की ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं मीटिंग के लिए नहीं आ पाया, लेकिन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मेरे लिए कुछ है तो वो सिर्फ मेरी बीवी आस्था। अरमान सिंघानिया, आज मेरी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं मीटिंग के लिए नहीं आ पाया। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, अविनाश का गुस्सा एकदम से ही छूमंतर हो गया था, क्योंकि आस्था के लिए ना जाने क्यों उसके दिल में एक अलग तरह का सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका था। और वो आस्था की परवाह जताते हुए बोला, ओह, क्या अब मिसेस सिंघानिया ठीक है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अब जैसे ही अविनाश ने ये बोला, अरमान ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी ओर देखा, मानो अंडरस्को कि वो उससे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी बीवी से तुझे क्यों मिलना है। लेकिन इससे पहले कि अरमान से कोई जवाब देता तभी आस्था नानी माँ के साथ वही आ रही थी। अब आस्था को वहां देखकर अविनाश उठ खड़ा हुआ और उसके हाल चाल लेने लगा था। वहीं नानी माँ अविनाश को अपने सामने देखकर चौंक गई थी, क्योंकि अविनाश को देखकर उन्हें ऐसा लगता था मानो कि उन्होंने अविनाश को पहले भी कहीं देखा हो। अविनाश की आंखें उन्हें आस्था की आंखों का एहसास कराती थी। फ्लैशबैक उस वक्त जब नानी माँ ने पहली बार अविनाश को मंदिर में देखा था, तब भी उन्होंने आस्था की आंखों और अविनाश की आंखों को देखा था, और इसीलिए वह उनके मन में एक अंदेशा जाहिर हुआ था जिसकी वजह से वह अविनाश से छुप गई थी। प्रेजे, लेकिन आज अविनाश को सामने देखकर नानी माँ पूरी तरह से हैरान हो गई और हकलाते हुए बोली, बेटा तुम मम कौन कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये पूछते हुए नानी माँ की जुबान लड़खड़ा रही थी। अब अविनाश हैरान हो गया कि अचानक से बूढ़ी औरत को क्या हुआ है। वो तो पहली बार इस औरत से मिला है, वह उसे देखकर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? तभी अविनाश के कोई जवाब देने से पहले आस्था बोल पड़ी, अरे नानी माँ, इनका नाम अविनाश जी है। ये बहुत अच्छे हैं, ये वही है जिन्होंने हमें मंदिर से सीढ़ियों पर से गिरने से बचाया था। ये वही है, और अविनाश भैया, ये हमारी नानी माँ है। आस्था ने जैसे ही बातों में अविनाश को भैया कहा, अचानक अविनाश की आंखों में नमी आ गई थी। जो नानी माँ ने देख ली थी वही नानी माँ को आस्था को एक नज़र आस्था की ओर देखा, फिर अविनाश की ओर देखा। उनका शक यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा था। दोनों की आंखें काफी हद तक से एक जैसी लग रही थी। रघुवंशी सरनेम सुनकर नानी माँ को एक अनजाना से डर सता रहा था कि अगर अविनाश को ये पता चल गया कि आस्था ही उसकी बहन है तो वो तो आस्था को यहाँ से लेकर चल जाएगा और नानी माँ अकेली रह जाएगी। और आस्था के अलावा नानी माँ का तो इस दुनिया में कोई था। इसीलिए नानी माँ को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी सी महसूस होने लगी थी, और वह आस्था के कंधे पर हाथ रखकर जल्दी से बोली, गोरी बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हें बाकी सबसे बाद में मिलना चाहिए, अभी फिलहाल तुम चलो आराम करो। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को वहां से लेकर जाने लगी। वहीं नानी माँ के मुंह से जैसे ही अविनाश ने गोरी सुना, अविनाश की आंखें हैरानी से फैल गई थी और वो तुरंत जाती हुई नानी माँ और आस्था के सामने जाकर खड़ा हो गया था। वही अरमान की भौहें तन गई थी कि आखिरकार इस अविनाश की इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से उसकी बीवी के सामने जाकर खड़ा होने की। वही अविनाश नानी माँ की ओर देखकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, क्या कहकर बुलाया आपने इन्हें? अब जैसे ही नानी माँ ने ये सुना, नानी माँ हड़बड़ा गई और अनजान बनते हुए बोली, वो मैंने इसे आस्था कहकर बुलाया। क्या हुआ, तुमने क्या सुना?
अब जैसे ही नानी माँ ने सरासर झूठ बोला, आस्था हैरान हो गई और फिर अविनाश की ओर देखकर बोली, अरे वो अविनाश भैया, एक्चुअली नानी माँ हमें बचपन से ही गोरी कहकर बुलाती है। अब जैसे ही आस्था ने नासमझी में ये बताया और अचानक अविनाश ने आस्था की ओर ध्यान से देखना शुरू किया और अविनाश ने नानी माँ की ओर देखा। नानी माँ हड़बड़ा सी रही थी, वो अविनाश को फेस नहीं करना चाहती थी। तभी नानी माँ ने आस्था के कंधों पर से पकड़ा था और बोली, बेटा चलो, तुम्हें आराम के सबसे जरूरत है, तुम मेहमानों से बाद में भी मिल सकती हो। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अविनाश घूर कर नानी माँ को देखने लगा था। कहीं ना कहीं नानी माँ के चेहरे पर उसे हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। साथ ही साथ नानी माँ जिस तरह से हकला रही थी, अविनाश को ये बात हैरान कर गई। और जैसे ही नानी माँ जाने लगी, अचानक अविनाश एक बार फिर उनके नानी माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया था और नानी माँ के कंधों को पकड़कर बोला, बताइए आप मुझसे क्या छुपा रही है, बताइए प्लीज प्लीज, बताइए, क्या मैं जो कुछ सोच रहा हूँ क्या ये वही है, प्लीज बताइए ना। अब जब अविनाश थोड़ा सा तेज आवाज में नानी माँ से ये बोला, जितने भी लोग थे सबके सब पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। वही अब अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने तो सोचा कि वह अविनाश की जान नहीं लेगा, लेकिन अविनाश ने जिस तरह से आस्था को देखा था और अब नानी माँ से बात कर रहा था, तब अरमान को ये कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था और मन मन में अरमान उसे खौफनाक मौत देने के बारे में सोचने लगा। अब बार बार जब अविनाश नानी माँ से एक ही सवाल कर रहा था, बोलिए ना प्लीज, मुझे जवाब दीजिए, क्या ये वही है, बोलिए बोलिए ना प्लीज, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है। अब नानी माँ के भी सब्र का बांध टूट गया और नानी माँ ने तुरंत अविनाश के हाथों को झटकते हुए तेज आवाज चीखते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, ये वही है। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अविनाश ने तुरंत नानी माँ से नजर हटाकर आस्था की ओर देखा और फिर और अविनाश ने आस्था की आंखों की तरफ देखा। अचानक ही अविनाश की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। वही एंजल काफी हद तक हैरान हो गई थी कि आखिरकार उसके खड़ूस बॉस को हुआ क्या है, वो इस तरह से मिसेज सिंघानिया को देखकर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लेकिन तब तक के एंजल कुछ समझ पाती या कोई कुछ समझ पाता। अविनाश ने बिना अरमान या किसी और की परवाह किए तुरंत आस्था को गले से लगा लिया और रोना शुरू कर दिया था। अरमान पूरी तरह से चौंक गया था। इतना ही नहीं, पूरे के पूरे घरवाले उस वक्त वहां आ चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। अब अरमान सिंघानिया का सब्र का बांध टूट गया था। इस तरह से अपनी आंखों के सामने वो अपनी बीवी को किसी और के गले लगते हुए नहीं देख सकता था। आस्था को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये मिस्टर अविनाश उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है और नानी माँ क्या छुपा रही है। लेकिन तभी तक अरमान अपनी बंदूक निकालकर अविनाश की तरफ बढ़ने लगा था। अब तो एंजल भी पूरी तरह से शॉक में थी और वही सभी उस वक्त वहां मौजूद थे। हालांकि एंजल गोरी से यानी आस्था से बेहद चिढ़ा करती थी, लेकिन उसने आज तक अपने चेहरे की शिकन, अपना चिड़चिड़ापन कभी भी अविनाश के सामने जाहिर नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो फोटो वाली लड़की अविनाश के लिए क्या मायने रखती है। लेकिन आज उस लड़की के मिल जाने पर अविनाश का इस तरह का बर्ताव देखकर एंजल भी पूरी तरह से चौंक गई थी। वहीं अरमान अब बंदूक लेकर उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो अविनाश के ऊपर बंदूक तानता या उसे कुछ करता या कहता, तब अविनाश ने इमोशनल होते हुए कहना शुरू कर दिया, मेरी गोरी, मेरी बहन। अब जैसे ही अविनाश ने बहन लफ्ज बोला, सबकी आंखें हैरानी के मारे चौड़ी हो गई थी। सब एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। वही एंजल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एंजल को ऐसा लगा मानो कि उसे कितनी ही सारी खुशियां एकदम से मिल गई हो। अविनाश के मुंह से आस्था के लिए यानी गोरी के लिए बहन लफ्ज सुनना एंजल को बहुत ही ज्यादा एंटरटेन कर गया था। वही आस्था ने अविनाश को खुद से दूर किया और झल्लाते हुए बोली, देखिए आप कौन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। आस्था की बात सुनकर अविनाश ने उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोलता है, मैं हूँ अविनाश रघुवंशी, तुम्हारा बड़ा भाई। अब तो आस्था की हालत काफी ज्यादा अजीब सी हो गई थी और ना वो हंस पा रही थी ना वो रो पा रही थी। एकदम से इतनी सारी खुशी आस्था संभाल नहीं पाती और उसकी आंखें बंद हो गई। अरमान ने जल्दी ही आस्था को गोद में उठाया और उसे ले जाकर सीधा बेडरूम में लेटा दिया
और उसके बाद अविनाश के पास वापस आकर दंदनाते हुए बोलता है, ये सब क्या लगा रखा है तुमने, ऐसा कैसे कह सकते हो कि आस्था तुम्हारी बहन है। तब अविनाश ने देरी ना करते हुए जल्दी ही आस्था का जन्म सर्टिफिकेट से लेकर सारी चीजें, उसकी बचपन के सारी फोटोज, सब कुछ अरमान को दिखानी शुरू कर देता है। और तब अविनाश बोला, आपको मुझसे ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि जिन्हें आस्था की जान बचाने के लिए और उसे पालने के लिए दिया था, जिन्हें उन्होंने आस्था को बचपन में सौंपा था, उनकी एक बुई माँ भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वही होंगी, क्योंकि बातों ही बातों में एक बार संगीता ने दादाजी से जिक्र किया था कि उनकी एक माँ है जो गांव में रहती हैं। उसी का जिक्र अधिराज जी ने भी अविनाश से भी कर दिया। और आज जब नानी माँ ने आस्था को गोरी कहकर बुलाया, तब अविनाश को उन पर शक हो गया था। वो अब तो सब काफी हद तक हैरान थे, कहीं ना कहीं सबको खुशी भी हो रही थी कि चलो आस्था का बिछड़ा हुआ भाई उसे मिल गया। वहीं एंजल का तो दिल चाह रहा था कि वो जोरों से उछले, नाचे कूदे और ना जाने वो क्या क्या करें, क्योंकि जिस अनजान लड़की से वो आज तक चिढ़ती हुई आई थी, असल में वो अविनाश की सगी बहन थी। ये उसे आज पता चला था। कहीं ना कहीं एंजल सोच रही थी कि काश मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर ली होती तो शायद मुझे इतने सालों किल्सना नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर आस्था की थोड़ी देर बाद से आंखें खुल गई थी। उस वक्त उसके साथ कमरे में कोई नहीं था, साथ ही साथ वो चुपके से अविनाश को फोटो वगैरह सब कुछ दिखाते हुए अरमान को और बाकी सबको देख चुकी थी। आस्था इस वक्त अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा कश्मकश का शिकार थी, क्योंकि उसे आज ही तो उस इंसान के बारे में पता चला था जिस डॉक्टर राजवीर ने उसके परिवार की जान ली थी, और आज ही उसे उसका भाई मिला है। आस्था सोचने लगी कि वह करे तो करे क्या, क्या उसे नानी माँ की बात मानकर अभी इस बात को पेंडिंग में रखना चाहिए और उसे खूनी के बारे में बाद में कुछ सोचना चाहिए। पहले जो उसे उसका भाई मिला है उसके साथ कुछ पल उसे खुशी से जीने चाहिए। साथ ही इन सब में वो रौनक को नहीं भूल सकती थी, क्योंकि रौनक के साथ एक बहुत जो अनहोनी हुई बड़ा हादसा हुआ था। रौनक को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए आस्था ने डिसीजन लिया कि वो अब रौनक को लेकर गांव जाएगी। और जब तक रौनक का मूड अच्छे से ठीक नहीं हो जाता और पहले वाली रौनक हंसती खेलती चहकती हुई रौनक उन्हें वापस नहीं मिल जाती, तब तक अब वो चैन से नहीं बैठेगी और गांव से वापस आने के बाद वो अपने दोषी को सजा भी देगी। वेल, आस्था की आंखें भर आ रही थी। उसे पहली बार उसका कोई अपना मिला था, जो कि उसका अपना सगा था, जिससे उसका खून का रिश्ता था। आस्था को हमेशा एक भाई की कमी महसूस होती थी, और आज वो कमी पूरी हो गई। आस्था की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही आज उसे अनजाने में अपना दुश्मन भी दिखाई दिया। तो इसीलिए आस्था खुश भी थी, साथ ही साथ एक तरफ वो नफरत की आग में तिलमिला भी रही थी। आस्था को अब जैसे ही होश आया, वो थोड़ा सा सोचने के बाद उठकर बैठी और धीरे धीरे वो नीचे जाने लगी। और अब आस्था इस बार अपने साथ में वो लॉकेट लेकर जाती है। अब जैसे ही अविनाश ने वो लॉकेट आस्था के हाथों में देखा, तो उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि एक बार आस्था कंफर्मेशन करना चाहती थी कि क्या वाकई अविनाश उसका भाई है या नहीं। अगर वो उसका भाई है तो वो इस लॉकेट को जरूर पहचानता होगा। इसीलिए आस्था उस लॉकेट को लेकर जब नीचे आई और अविनाश के सामने उसने वो लॉकेट को दिखा दिया, तो अविनाश की आंखें नम हो उठी थी और उसने उस लॉकेट को चूम लिया था और आस्था को गले से लगाकर बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बहन के साथ मुझे हमारा ये खानदानी लॉकेट भी मिल जाएगा। तुम जानती हो, इस लॉकेट के सहारे से ही मैं तुम तक पहुंचा हूं। अब जैसे ही अविनाश ने ये कहा, अब तो शक कोई गुंजाइश नहीं थी, और आस्था ने भी अब आगे बढ़कर अविनाश को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमें हमारा कोई अपना सगा रिश्ता भी मिल सकता है। वही अरमान पूरी तरह से कंफ्यूज था। सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन फिलहाल सभी आस्था के लिए बहुत खुश थे। वेल, जल्दी ही हंसी खुशी माहौल में एक साथ खाना खाया गया, लेकिन इस बीच से सबका मन, सबके दिल उदास थे, सिर्फ और सिर्फ रौनक की वजह से। रौनक सबके साथ शामिल नहीं हुए थी। वही आहान ने डिसाइड किया कि उसे जाकर एक बार रौनक से मिलना चाहिए। उसने एक नज़र रश्मि की ओर देखा, क्योंकि रौनक से मिलने से पहले वो रश्मि की परमिशन लेना चाहता था। कहीं रश्मि को ये ना लगे कि आहान रौनक को टॉर्चर कर रहा है या किसी तरह से उसे परेशान कर रहा है।
तब रश्मि ने भी आहान की बात सुनकर उसे रौनक से मिलने की इजाज़त दे दी थी। कहीं ना कहीं रश्मि भी चाहते थी कि आहान रौनक को इस बात का एहसास कराए। जो कुछ भी हुआ उसमें उन दोनों की ही कोई गलती नहीं थी। वेल, जल्द ही आहान खाने की थाली हाथ में लिए रौनक के कमरे में मौजूद था। अब रौनक, जो कि उस वक्त बेड पर लेटी हुई थी, उसने अपनी बाजू को अपनी आंखों पर रख रखा था। वेल, आहान ने रौनक को गौर से इस तरह से लेटा हुआ देखकर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आवाज़ लगा दी, हेलो मिस हवाई, अब खाना खा लो। क्या इसी तरह से सोती रहोगी? क्या खाना नहीं खाओगी? क्या? अब आहान की आवाज़ सुनकर रौनक गुस्से से उठकर बैठ गई थी और उसकी और उंगली दिखाते हुए बोली, तुम अपनी हद में रहो, ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, समझे तुम? मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। अब जैसे ही रौनक ये कहा, आहान कभी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे इस बात का गिल्ट था कि उसने जो कुछ किया वह ठीक नहीं था, लेकिन उस वक्त वह करता भी क्या? रौनक की जान बचाने के लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं था। तब आहान ने थाली बेड पर एक साइड पर रखी और खुद रौनक के पास बैठ गया और उसको देखकर सीरियस आवाज में बोला, क्या हो गया है? हाँ, क्यों इतनी ज्यादा चिढ़ रही हो? भूल क्यों नहीं जाती हो वो सब कुछ? मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि इसमें हम दोनों के ही कोई गलती नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वो हालातों ने करवाया था। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया है, तो तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुमसे थोड़ा सा डरता भी हूँ, क्योंकि जब देखो तुम मुझ पर हाथ उठा देती हो, लेकिन तुमसे शादी करके मेरा एक फ़ायदा हो जाएगा। जब मैं तुम्हारा पति परमेश्वर बन जाऊंगा तो तुम मुझ पर हाथ भी नहीं उठा पाओगी और मुझे मारोगी भी नहीं। अब जैसे ही आहान ने बच्चों जैसी शक्ल बनाकर रौनक से ये सब कुछ कहा, रौनक के तो सर में दर्द होने लगा था और वो आहान की ओर गुस्से से घूरते हुए बोली, अपनी फालतू की बकवास बंद करो। मैं शादी और तुमसे नो नेवर, मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मिस्टर आहान सिंघानिया, भूल जाओ तुम ये सब कुछ कि मैं तुमसे शादी करूंगी, समझे तुम? और ये बताओ, तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मैं मर ही जाती ना, तो मर जाने देते मुझे, कम से कम मुझ पर दाग तो नहीं लगाते तुम। अब जैसे ही रौनक ने अपनी भड़ास निकाली, आहान को भी अब गुस्सा आ गया। अचानक रौनक के बालों को वापस कर पकड़कर गुस्से से बौखलाई आवाज में बोला, जस्ट शट अप, जस्ट शट योर माउथ। आइंदा अगर तुमने कभी मरने की बातें भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम सिर्फ तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीना है, मेरे लिए जीना है। और सच बात तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, इस बात का मुझे एहसास नहीं था, लेकिन जब तुम राधिका दीदी के साथ इस घर को छोड़कर गई, तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती रही और मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अब जैसे ही आहान ने ये इकरार किया, रौनक को उसकी बातें बिल्कुल यूजलेस लग रही थी और वो चीखते हुए बोली, बंद करो अपनी फालतू की बातें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेचारी लड़की पर हमदर्दी दिखा रहे हो जिसकी इज्जत चली गई है ना। तुम सिर्फ मुझ पर हमदर्दी दिखा रहे हो और तरस खाकर शादी भी करना चाहते हो। एक बात याद रख लो मिस्टर आहान सिंघानिया, मुझे हमदर्दी और तरस दोनों से ही नफरत है, समझे तुम? अब तो आहान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रौनक को हैंडल करे तो करे कैसे, कैसे उसे इस बात का यकीन दिलाए कि वो ये सब कुछ होने से पहले ही उससे प्यार करता था। लेकिन अब तो रौनक को उसका प्यार भी सिर्फ हमदर्दी और दिखावा लग रहा था। वेल, आहान ने गहरी गहरी और लंबी सांस ली और खाने की थाली हाथ में लेकर रौनक को खाना खाने के लिए कहने लगा, लेकिन रौनक ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। अब आहान ने अचानक रौनक के मुंह को कसकर पकड़ और उसका मुंह जबरदस्ती खोलते हुए उसमें खाना खाने का एक निवाला डाल दिया और बोला, ये सारी अकड़ और एटीट्यूड किसी और को दिखाना। मिसेज रौनक आहान सिंघानिया, और बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरी होगी और मैं तुम पर कोई तरस नहीं खा रहा हूँ, समझी तुम? मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। ये बोलकर आहान ने फटाफट से रौनक को एक के बाद एक खाने के निवाले खिलाना शुरू कर दिया था और रौनक को बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। रौनक बीच बीच में बोलना चाहती थी,
लेकिन आहान ने उसे बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया, और जब उसे लगा कि हाँ, रौनक ने एक रोटी खा ली है, तब उसने उसे फटाफट से पानी पिलाया, और इससे पहले कि रौनक उसकी पिटाई करना शुरू कर देती, आहान इस तरह से वहां से भागा जैसे कि उसके पीछे कोई भूत लग गया हो। रौनक आहान को जाते हुए देखकर झल्ला कर रह गई थी। उसने अपने बालों को कसकर नोच लिया और बोली, मैं इस छछूंदर से तो किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। आई जस्ट हेट हिम। ये कहते हुए रौनक एक बार फिर बेड पर लेट गई थी और चादर से उसने अपने मुंह को कवर कर लिया था। वहीं दूसरी ओर अविनाश ने आस्था के वीडियो कॉल पर उसके दादाजी से बात करवा देता है। आस्था को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच था, ये हकीकत है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ एक सपना के जैसा ही लग रहा था। आस्था की आधे से ज्यादा जन्म मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री थी वह डॉक्टर की, और आस्था उस डॉक्टर को हर हाल में मारना चाहती थी। वही अविनाश भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। फाइनली उसने आस्था को तो खोज निकाला था, अब उसका सिर्फ एक मकसद रह गया था, सिर्फ और सिर्फ उसे डॉक्टर के जान लेना। इसके लिए उसने अब डिसीजन लिया था कि अब उसे डॉक्टर की जान ले लेगा, क्योंकि अब अविनाश इस बात से बेफिक्र हो गया था कि उसकी बहन को कोई खतरा हो सकता है। क्योंकि अरमान सिंघानिया के बारे में कौन नहीं जानता था, इस शहर में आते ही उसे अरमान के बारे में सारी चीज पता चल चुकी थी कि अरमान सिंघानिया शहर का कितना ज्यादा पावरफुल आदमी, और इतनी पावरफुल आदमी की बीवी को भला कौन टच कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आस्था की तरफ से अविनाश बेफिक्र सा हो गया था, और उसने अब डिसीजन लिया था राजवीर जिंदल को खोज निकालने का, क्योंकि अविनाश उसे डॉक्टर को अच्छी तरह से पहचानता था। राजवीर जिंदल ने उसकी आंखों के सामने उसकी मां का गला काटा था, तो भला वह के उसे कैसे भूल सकता था। इसीलिए अब अविनाश ने राजवीर जिंदल को ढूंढकर मारने का फैसला कर लिया था। वेल अभी हंसी खुशी के माहौल में बैठे हुए थे। अरमान बार बार आस्था की तरफ देख रहा था। आस्था का अपने भाई को पाकर खुश हो रही थी, कहीं ना कहीं अरमान को भी खुशी हो रही थी, क्योंकि अरमान तो यही चाहता था कि आस्था बस खुश रहे, और आस्था की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वेल अब क्योंकि रात हो गई थी और दादाजी ने अविनाश और एंजल दोनों को ही सिंघानिया मैंशन में ही रोक लिया था, क्योंकि वे उनके मेहमान थे। आखिरकार आस्था के रिश्तेदार आस्था का भाई था और सिंघानिया मैंशन का मेहमान था, तो भला इस तरह से वह अविनाश को कैसे जाने दे सकते थे। इतना ही नहीं, नानी माँ अभी भी अविनाश से थोड़ा सा कटी कटी सी थी। नानी माँ अविनाश से बहुत कम बात कर रही थी, ये अविनाश समझ चुका था। कुछ तो है जो नानी माँ को परेशान कर रहा है, और जब नानी माँ ने उसे पहले दिन देखा था और उसे पहचान लिया था, तो नानी माँ ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्यों सच नहीं बताया। तो बस इसीलिए अभी अविनाश नानी माँ के पास गया और उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराकर उनकी और देखकर सॉफ्ट वॉइस में बोला, क्या बात है नानी माँ, कोई ना कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। मैं आपके लिए गोरी जैसा ही हूँ, प्लीज़ आप मुझे बता सकती हैं, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि अगर मैं गौरी की ज़िंदगी में आ गया हूँ तो गौरी को आपसे दूर ले जाऊंगा। नहीं नहीं नानी माँ, ये आप बिल्कुल गलत सोच रही है। अरे आपने हमारी गौरी को एक नई जिंदगी दी है, उसका ख्याल रखा है, उसकी जान बचाई है। आपका तो मैं जितना शुक्रगुजार हूँ वो भी बहुत ज़्यादा कम है। अब जैसे ही इन द लास्ट वाली लाइन अविनाश ने ये बोली कि आपने गौरी के जान बचाई है, सभी के कान खड़े हो गए थे, स्पेशली अरमान सिंघानिया के। और अरमान बड़े ही ध्यान से अविनाश उसकी कन्वर्सेशन सुनने लगा था। तब नानी माँ अविनाश की ओर देखकर बोली, हमने उसे पर कोई एहसान नहीं किया। मेरे बेटी और दामाद के जाने के बाद गौरी बिटिया सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अचानक अविनाश ने भावुक होकर नानी माँ के हाथों को चूम लिया था, उन्हें गले से लगा लिया और इमोशनल होकर बोला, आप महान है नानी माँ, आप महान है। आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। रियली नानी माँ, यू आर टू गुड। और हाँ, आप ये मत समझिए कि मेरे आने के बाद आपके गौरी आपसे अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपकी गौरी के साथ अब आपको एक पोता भी मिल गया है, अविनाश, जो हमेशा आपके पास रहेगा। अब जैसे ही अविनाश ने ये बताया, नानी माँ जिस बात को लेकर डर रही थी, उनका डर 1 मिनट में खत्म हो चुका था। नानी माँ को तो लगा था कि अगर अविनाश आस्था का सचमुच ही भाई है तो वह उसे दूर कर देगा, लेकिन ये क्या, नानी माँ को तो आस्था के साथ साथ अविनाश भी मिल रहा था।
नानी माँ ने तुरंत अविनाश के माथे को चूम लिया था और खुश होते हुए बोली, बेटा तुमने तो एक ही झटके में मेरी सारी परेशानी दूर कर दिया। कान्हा जी तुम्हें हमेशा खुश रखें। वही अरमान अब वहां आकर बैठ गया और अविनाश की ओर देखकर सीरियस आवाज में बोला, एक बात बताओ मिस्टर रघुवंशी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आस्था की जान किसने किससे बचाई? आस्था को किससे खतरा था? अब जैसे ही अरमान ने सीधे सीधे ये सवाल किया, अब अविनाश थोड़ा सकपका गया था, क्योंकि उसने अपने दादाजी से वादा किया था कि उसके बारे में कभी वो ना तो किसी से जिक्र करेगा, ना उसके बारे में सोचेगा, ना उसकी जान लेगा। अब अरमान के सवाल करने पर थोड़ा सा बौखला गया था। तभी नानी माँ बात बदलते हुए बोली, अरे दामाद जी। इस नानी माँ कहीं ना कहीं अविनाश की कश्मकश समझ चुकी थी, क्योंकि नानी माँ डॉक्टर को आस्था के जरिए जानती थी कि वो कितना खतरनाक है, और वो ये भी जानती थी कि जरूर अविनाश भी उसके बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा। इसीलिए वो इस तरह से अटक रहा है, और शायद वो अभी अरमान को कुछ नहीं बताना चाहता है। इसीलिए नानी माँ बोली, अरे बच्चा, वो उस टाइम पर जिस टाइम पर आस्था के माता पिता की मौत हुई थी, तब आस्था बहुत बीमार हो गई थी, और आपको पता है ना उसे कितनी ज़्यादा पैनिक अटैक आते थे। तो बस ये अविनाश बेटा उसी के बात कर रहे हैं कि हमने उसकी जान बचाई है, हमने उसका बहुत इलाज करवाया। अब जैसे ही नानी माँ इस तरह से बात पलटी, अब जाकर अरमान ने थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि और तभी सबकी नज़र सीढ़ियों पर उल्टा सीधा दौड़कर भागते आते हुए आहान पर पड़ती है। आहान को यूं देखकर सब हैरान हो गए और सब खड़े। तुरंत दादाजी उसके पास जाकर बोले, अरे आहान बेटा, ये क्या हुआ तुझे? और तू इतनी तेजी से सीढ़ियों पर से क्यों दौड़ रहा है? तू गिर जाएगा, तुझे चोट लग जाएगी। तब आहान खुद की सांसों को काबू में करते हुए बोला, अरे मत पूछो दादाजी, मत पूछो। तब दादाजी हैरान होकर बोले, बेटा तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो? मानो कि तेरे पीछे कोई चूहा लग गया हो। तब आहान बच्चों जैसे शक्ल बनाकर बुलाता रहता है, दादाजी चूहा नहीं था, शेरनी थी। अगर वो मुझे पकड़ लेती तो एक बार फिर से मेरी धुलाई कर देती। अब सबके सब चौंक गए कि आखिरकार आहान कहना क्या चाह रहा है। तभी ध्रुव वहां आगे आया और आहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये कैसी बात कर रहा है यार तू? तेरी पिटाई कर देती। कौन तेरी पिटाई कर देती? तब आहान बातों बातों में भूल गया, अरे वही शेरनी रौनक हवा हवाई जिसने मुझे पहले भी मारा था। तब ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो थोड़ा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, लेकिन यार तूने तो बोला था कि तुझे 10 से 12 लोगों ने मिलकर मारा है। आज तू कह रहा है तुझे रौनक ने मारा था। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आहान ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और सबकी ओर देखने लगा था। सब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आहान को ही देख रहे थे। तब दादाजी शक भरी नजरों से देखकर बोले, मतलब कहना क्या चाहता है? उस दिन जब आहान को कुछ गुंडों ने मारा था, असल में उसे सिर्फ रौनक बिटिया ने पिटा था। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, ध्रुव ने अपनी पलकें झपका लेता है। अब आहान तुरंत शर्मिंदगी दादाजी की ओर देखने लगा था। दादाजी एकदम क्रोधित चेहरे के साथ आहान को देख रहे थे और उसकी ओर घूरते हुए देखकर बोले, सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? हम तो घबरा गए थे कि कहीं तेरे साथ कोई हादसा ना हो गया हो, और तुझ पर कितने सारे लोगों ने हमला ने किया, वो बताओ हमें सच सच क्या बात है? तब आहान अपनी बच्चों वाली शक्ल बनाकर बोला, वो असल में दादाजी मैंने झूठ बोला था। उस दिन मुझे 10-12 लड़कों ने नहीं मारा था, मुझे रौनक ने ही मारा था। अब जैसे ही आहान ने दादाजी के गुस्से को देखकर सारा सच बताया, अब तो दादाजी ने एक नज़र आहान को गुस्से वाली नज़रों से देखा और अगले ही पल ठहाके लगाकर हंस दिए। इतना ही नहीं, जितने भी लोग उसे वक्त वहां मौजूद थे सभी हंसने लगते हैं। हमारे रश्मि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, आस्था भी खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। कहीं ना कहीं आकाश और अरमान दोनों ही आस्था और रश्मि दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे थे। वही आहान ने अब रोनी शक्ल बना ली थी और बनावटी रोने की एक्टिंग करते हुए बोल, मुझे पता था आप सब मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाओगे, इसीलिए मैंने 10-12 लड़कों का नाम लिया था और वो एक लड़की थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, वरना आप लोग तो जानते ही है ना कि आहान सिंघानिया का पंच कितना ज्यादा दमदार और मजबूत है। तब दादाजी बोले, हाँ हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तेरा पंच कितना ज्यादा मजबूत है। अब बच्ची को तूने ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? तब आहान ने नामे अपनी गर्दन हिला देता है और तभी नानी माँ बोली, अच्छा भाई साहब,
अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हमारे साथ हमारा पोता अविनाश भी गांव जाएगा। इसीलिए आप सब तैयारी करें और कल ही हम गांव के लिए निकलेंगे। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा सभी के सभी मुस्कुरा दिए थे। कहीं ना कहीं आहान ध्रुव तो इस ट्रिप को लेकर बेहद एक्साइटेड थे। वही अविनाश भी नानी माँ के साथ चलने पर मना नहीं कर पाया था। वैसे भी वो थोड़ा वक्त गौरी के साथ यानी आस्था के साथ बिताना चाहता था। उसके बाद वो अपने असली काम पर लगना चाहता था। उसने अब डिसीजन ले लिया था कि अगर अब वह शहर में आ ही गया है तो वो अपना लगे हाथ दूसरा काम यानी कि राजवीर जिंदल को खत्म करने का काम भी कर ही देगा। अब काफी देर हो चुकी थी और आस्था कितने ही देर से सब लोगों के साथ नीचे बैठी हुई थी। अरमान को अब बेचैनी होने लगती है क्योंकि वो आस्था के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन आस्था तो अविनाश के पास ही बैठ गई थी और उठने का नाम नहीं ले रही थी। वो अविनाश से कितने ही सारी बातें कर रही थी। कभी उसे कुछ याद आ जाता, कभी उससे कुछ पूछ लेती, तो इसी के अकॉर्डिंग उसे सारी बातें करे जा रही थी। वही सब लोग मुस्कुराकर उन दोनों की ओर देख रहे थे। नानी माँ तो बार बार उन दोनों की बधाइयाँ ले रही थी। वहीं दूसरी ओर अब अरमान का खून कीलसने लगा था। साथ ही साथ उसे अब आस्था का साथ चाहिए था। वह आस्था के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था। और जब से अविनाश को आस्था ने ये खुशखबरी दी थी कि वो मामा बनने वाला है, अविनाश के तो पैर जमीन पर ही नहीं थे। वो बहुत खुश हो गया था। वही आस्था के दादाजी अधिराज भी अपनी पोती को इतने सालों के बाद देखकर उनकी भी आंखें नम हो उठी थी। साथ ही साथ वो शारदा जी यानी कि हमारी नानी माँ का कितना ही ढेर सारा धन्यवाद दे रहे थे। नानी माँ के बारे में उन्होंने कुणाल और संगीता से सिर्फ सुना ही था, लेकिन कभी उनसे मिलने का उन्हें मौका नहीं मिला था। अरमान ने देखा कि घड़ी की सुई इस वक्त पूरे 11 बजे, रात के 11 बजे बजा रही थी। अरमान की बेचैनी बढ़ रही थी। तब अरमान आस्था के पास आया और उसकी ओर देखकर एरोगेंट वॉइस में बोला, मुझे लगता है कि अब आपको अपने कमरे में चलकर आराम करना चाहिए। आखिरकार आप कब तक पूरी रात ही बैठी रहेगी? और आपके भाई अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपके साथ ही रहेंगे, तो आपको काफी समय मिलेगा उनसे बातें करने का। अरमान ने बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ कहा था। तब कहीं ना कहीं अरमान को इस तरह से बोलता हुआ देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वही दादाजी भी सोच रहे थे कि जितना अरमान आस्था के साथ टाइम स्पेंड करेगा उतना ही वो खून खराबे से हर चीज से दूर रहेगा। लेकिन अरमान का हद से ज्यादा प्यार आस्था के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। तब आस्था जल्दी से अरमान की और देखकर बोलती है, नहीं नहीं, अभी हमें कहीं नहीं जाना है। हमें नींद नहीं आ रही है। हम बस सिर्फ और सिर्फ अपने भैया से बातें करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें, हमारे पास बहुत सारी बातें करने के लिए। अभी आस्था के गांव में उसने क्या क्या किया और गांव का जिक्र होता था, तो आस्था तो कितने ही सारे किस्से, भूत के पिशाच के साथ साथ किस तरह से वह गांव में उछलती कूदती रहती थी, सारे किस्से उसने अब बताना शुरू कर देती है। तब नानी माँ बोली, अरे मेरी बच्ची, दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम जाओ, जाकर आराम करो। वैसे भी कल शाम को तो हम गांव के लिए निकल ही रहे हैं ना, तो तुम बाकी के किस्से अपने भाई को गांव में ही बता देना। इनफैक्ट बता क्या देना, तुम अपने भाई दिखा भी देना। तब आस्था सेठ सा फेस बना कर बोली, लेकिन हम गांव जाने से पहले सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला सब लोग एक्साइटेड होकर आस्था की ओर देखने लगे थे। तब नानी माँ कंफ्यूजन भरी आवाज में बोली, लेकिन बेटा तुम्हें किसके लिए क्या खरीदना है? तब आस्था याद दिलाते हुए बोलती है, वो नानी माँ राजू पिंकी है ना, और जितने भी हमारे गांव में दोस्त हैं, हम उन सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। क्योंकि हमने उन्हें वादा किया था कि जब भी हम शहर से आएंगे उनके लिए ढेर सारा सामान लेकर आएंगे। लेकिन हमें क्या पता था शहर में आने के बाद हमारी शादी हो जाएगी। अब जैसे ही आस्था ने ना समझी मैं ये बोला, सब लोग एक पल के लिए आस्था की ओर चौंक कर देखने लगे थे। वही दादाजी तुरंत आगे आते हुए आस्था के सर पर हाथ रखकर बोलते, तो बेटा इतनी बड़ी क्या बात है, जो भी आपको खरीदना है कल सुबह के वक्त सब ब्रेकफास्ट करने के बाद सब शॉपिंग करने के लिए आप सब बच्चे चले जाना। मैं और बहन जी तब तक सब लोगों के बैग के साथ बाहर इंतजार करेंगे, और शॉपिंग करके जब तुम सब आ जाओगे फिर हम थोड़ी देर आराम करने के बाद गांव के लिए निकल जाएंगे। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा आस्था उछल पड़ी और खुशी से झूमते हुए बोली, अरे वाह दादाजी, क्या आइडिया दिया है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, हमने तो सोचा ही नहीं था। वाकई मजा आ गया। रश्मि उसके पास आती है
और स्माइल करते हुए बोली, हाँ हाँ, और हम सब चलेंगे ना साथ में, और तुम्हारी शॉपिंग भी हम जल्दी खत्म करवा देंगे। तब राधिका बोली, हाँ लेकिन दादाजी मैं आप लोगों के साथ गांव नहीं आ पाऊंगी। अब जैसे ही राधिका ने ये बोला, सुमित ने घूरकर राधिका की ओर देखता है। वही दादाजी फिक्रमंद होकर बोले, लेकिन बच्चा क्या बात है, आप गांव क्यों नहीं आ पाओगी, कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए क्या प्रॉब्लम है। और रश्मि और आस्था भी अब थोड़ी उदास हो गई थी। आस्था नाखुश होकर बोली, लेकिन राधिका दीदी आपके बिना क्या मजा आएगा, और वैसे भी आप हमारी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हो, मुझे नहीं पता आपको भी हमारे साथ चलना ही होगा। जैसे ही आस्था ने मासूमियत से ये बोला, राधिका मुस्कुराकर आस्था के पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सच में दिल तो मेरा भी बहुत है कि मैं तुम लोगों के साथ आऊं, लेकिन अभी मेरी नई नई जॉब लगी है और मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल पाएगी। तब दादाजी राधिका से बोले, तो बेटा आप कल ऑफिस चले जाना और वहां छुट्टी की बात कर लेना, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना, मैं फ़ोन कर दूंगा। तब राधिका दादाजी की ओर देखकर बोलती, हाँ दादाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन नई जगह है, नया ऑफिस है, मैं वहां पर इस तरह से छुट्टी की बात करूंगी तो सही नहीं रहेगा। अब जैसे ही राधिका ने ये बोला, अब सब लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए थे और राधिका सब कुछ चुप देखकर बोली, अच्छा मैं अब रौनक के पास चली जाती हूँ। ऐसा बोलकर राधिका रौनक के पास चली गई। वहीं दूसरी ओर एंजल तुरंत अविनाश के सामने आकर खड़ी हो गई और पोलाइटली बोल, बॉस मुझे लगता है कि मुझे भी अब यहाँ से चलना चाहिए। आस्था ने एंजल को पहले भी देखा था, लेकिन उसने उस वक्त उसे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इनफैक्ट उस वक्त एंजल डिम्पल के साथ थी। तब आस्था को एंजल का पहनावा, उसका अट्रैक्टिव लुक काफी पसंद आया था। लेकिन जब से रौनक के साथ ये अनहोनी हुई थी और डिम्पल ने जो हरकत की थी, उसके बाद तो आस्था का एंजल को देखने का नजरिया बदल चुका था और वो एंजल की ओर देखकर चिढ़ते हुए बोलती, हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि आपको चले जाना चाहिए, आप जाइए यहाँ से अब। जैसे ही अचानक आस्था ने इतना रूडली बिहेव किया, सब हैरान हो गए, क्योंकि आस्था इस तरह से कभी किसी से बात नहीं करती है। इनफैक्ट किसी से कुछ बोलने से पहले वो 100 बार सोचती है। लेकिन आज एंजल को यूं रुखसा जवाब देने पर सब हैरान हो गए थे। वहीं अविनाश भी ध्यान से आस्था को देखने लगा था, लेकिन रश्मि तुरंत आस्था के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोली, रिलैक्स आस्था, शांत हो जाओ, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो। तब आस्था रश्मि की ओर देखकर इशारे से बताते हुए बोली, रश्मि दीदी आपने देखा नहीं, ये उस घटिया लड़की के साथ थी जिसने हमारी रौनक के साथ ये सब कुछ किया है और जो मेरे साथ भी करना चाहती थी। अरमान जी के कहने पर हम उस दिन हॉस्पिटल नहीं गए। अगर हम उस दिन हॉस्पिटल चले जाते तो आप जानती है ना हमारे साथ क्या से क्या हो सकता था। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, एंजल की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी। वो तो अभी तक आस्था के इस तरह से बोलने पर शौक में थी, लेकिन अब जैसे ही आस्था ने ये सब सारी बातें बताई, एंजल हैरानी से बोली, किस लड़की की बात कर रहे हैं आप, और मैंने क्या किया है, आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों है। एंजल ने बड़े ही सॉफ्ट आवाज में आस्था से बात कही थी। वही अविनाश अब तुरंत एक झटके से उठ खड़ा हुआ और आस्था की ओर देखकर बोला, क्या हुआ है गोरी, बताओ मुझे क्या हुआ था, कैसा हादसा हो सकता था तुम्हारे साथ, किसी लड़की ने ये सब कुछ किया है, बता मुझे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे अविनाश ने गुस्से से ये कहा, आस्था बोलती, नहीं नहीं भैया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर हम उस लड़की को कभी भी माफ नहीं करेंगे, और ये जो आपके सेक्रेटरी है, ये उस दिन उसी लड़की के साथ थी और हमें तो ये लग रहा है कि कहीं ये उससे मिली हुई ना हो। अब आस्था ने जैसे ये बात कही, अब तो एंजल को ऐसा लग रहा था मानो कि उसे बिना गलती के सजा सुनाई जा रही हो। हालांकि उसने आस्था को पहले भी देखा था और शायद वो सिर्फ और सिर्फ आस्था के मुंह से कंफर्मेशन करना चाहती थी कि आस्था डिम्पल के बारे में बात कर रही है। अब एंजल आस्था की ओर गौर से देखकर नासमझी में बोली, देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रही है और मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही है, और आप किस लड़की की बात कर रही है, प्लीज खुलकर बताएं। तब आस्था जल्दी ही अपने शब्दों में डिम्पल ने जो हरकत की थी उसके बारे में सारी बातें बताना शुरू कर दिया था। और अविनाश ने जैसे ये सब कुछ सुना, उसे तो ऐसा लगने लगा था मानो कि वो आंखों ही आंखों से एंजल को जलाकर राख कर डालेगा। तभी एंजल अविनाश की आंखों को देखकर डर गई और हिचकिचाते हुए बोली, बॉस इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ ये सच है
मैं उस लड़की के साथ मिलकर कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। हाँ, मैं उस वक्त डिम्पल के साथ थी, क्योंकि वो मेरी डिम्पल कजिन थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि डिम्पल ऐसी कुछ घटिया हरकत करेगी। जैसे ही एंजल ने अपनी क्लैरिफिकेशन दिया, अब तो अविनाश की आंखें गुस्से से लाल सुर्ख हो चुकी थी और आगे बढ़कर उसने एंजल की बाजू को कसकर पकड़ा और उसे एक कमरे की ओर लेकर जाने लगा था और जाकर उसने जोरों से दरवाजा पटक दिया था। इससे साफ पता चल रहा था कि इस वक्त अविनाश कितने गुस्से में है और एंजल को वो इस वक्त कितना ज्यादा डांटने वाला है। वही रश्मि अब आस्था के पास आ गई थी और उसे सलाह देते हुए बोली, आस्था तुम्हें इस तरह से एंजल से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे उसमें उस बेचारी की क्या गलती, वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ थी। हो सकता है कि जो कुछ वह कह रही हो सच कह रही हो, उसे इस बारे में कुछ ना पता हो और वो निर्दोष हो। तब आस्था बोली, लेकिन रश्मि दीदी ये लड़की उसके साथ तो थी ना, और आपने देखा ना हमारी रौनक की क्या हालत हो गई है। इस वक्त मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि मेरी एकलौती दोस्त रौनक की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। ये कहते हुए आस्था का गला भर आया था। वही अरमान बार बार घड़ी की ओर देखे जा रहा था क्योंकि आस्था बातें करने के चक्कर में ऑलरेडी अब रात के 12:30 बजा दिए थे और अब अरमान का सब्र जवाब दे गया और उसे आस्था को रोते हुए देखकर इरिटेशन भी होने लगी थी। अब अरमान थोड़ा सा आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर उसने जल्दी ही बिना किसी की परवाह किए आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था। आस्था अरमान को बोलते ही रह गई थी, ये आप क्या करें अरमान जी। लेकिन तब तक अरमान उसे लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। सभी के सभी अरमान का इस तरह का स्टंट देखकर दंग रह गए थे और साथ ही साथ तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे थे। वही आहान मन ही मन में सोचने लगा, ना जाने मेरा नंबर कब आएगा, कब मेरी हवा हवाई मुझसे शादी करेगी और मैं भी अरमान भाई की तरह रौनक को बिंदास उठाकर लेकर जाऊंगा। वो कितनी स्वीट और रोमांटिक मोमेंट होगा ना। तभी आहान को इस तरह से खोए हुए और ब्लश करते हुए देखकर तुरंत ध्रुव ने उसे कोहनी मारी और परेशान करते हुए बोला, अरे छछूंदर, अपने इस खूबसूरत हसीन ख्वाब से बाहर निकलो। रियलिटी में आतू अकेला खड़ा है। अब जब आहान ने ध्रुव के मुंह से छछूंदर सुना तो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तूने क्या बुलाया मुझे छछूंदर? हाँ, तुझे कहाँ से मैं छछूंदर दिखता हूँ? और तुझ में भी हवा हवाई का असर हो गया है क्या, जो तू इस तरह से मुझे छछूंदर बुला रहा है? तब ध्रुव आहान की ओर देखकर बनावटी गुस्सा करते हुए बोला, अच्छा तुझे वो कल की आई हूँ ये लड़की छछूंदर बुलाए तो चलेगा, लेकिन अगर तुझे तेरा बचपन का दोस्त तुझे छछूंदर बुलाए तो तुझे बुरा लग रहा है? हाँ, वाह रे वाह, जमाना लड़की के आते कितना बदल गया मेरा दोस्त। अब जैसे ही ध्रुव ने ये बोला तब आहान, अरे नहीं नहीं यार, तू गलत समझ रहा है। लेकिन तब तक ध्रुव झूठ मुंह फुलाकर वहां से चला गया था और आहान ध्रुव को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगा था। वहीं दूसरी ओर आकाश ने भी रश्मि को देखा और आंखों ही आंखों में उसे कमरे में चलने का इशारा किया। लेकिन रश्मि अभी थोड़ी देर और दादाजी और नानी माँ के पास बैठना चाहती थी। लेकिन तभी आकाश अपने आंखों से इशारा करते हुए बोला कि अगर तुम मेरे साथ अभी नहीं चली तो मैं भी तुम्हें अरमान की तरह सबके सामने गोद में उठा सकता हूँ। अब तो रश्मि चौंक गई थी और फिर उसे याद आया कि आकाश ऐसी हरकत कर सकता है। इसीलिए बिना देरी किए फटाफट से वो नानी माँ से बोली, नानी माँ मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। और फिर बैग भी तो पैक करने या गांव जाने के लिए, ये बोलकर रश्मि ने जल्दी ही नानी माँ से जाने की इजाज़त लेती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। रश्मि को जाता हुआ देखकर आकाश ने भी बहाना बनाया और वह भी कमरे में चला गया। वहीं सुमित और नानी माँ और दादाजी उस वक्त वहां बैठे हुए थे। तब दादाजी ने सुमित की ओर देखकर कहा, बेटा तुम भी जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो और याद से अपने बैग पैक कर लेना, मुझे किसी तरह का कोई बहाना नहीं सुनना है। तब सुमित हल्का सा मुस्कुराकर वहां उठता है, उन्हें हाँ बोलकर सीधा अपने कमरे में चला गया और कमरे में जाकर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगता है। उसके दिमाग में बार बार राधिका की कही हुई बातें ही गूंज रही थी कि उसका बॉस उसे छुट्टी नहीं देगा। तभी अचानक सुमित ने किसी को फोन किया और फोन पर ही कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर दादाजी नानी माँ की ओर देखकर बोले, बहन जी मुझे लगता है कि अब आपको भी जाकर आपके कमरे में आराम करना चाहिए। नानी माँ परवाह जताते हुए बोली, लेकिन भाई साहब वह अविनाश बेटा बड़े गुस्से में उसे प्यारी सी बिटिया को लेकर गया है। तब दादाजी बोले थे, अविनाश समझदार है,
बहन जी आप क्यों परेशान होती है। वो उसे थोड़ा सा डांट फटकार कर जाने देगा, और वैसे भी हमारी रौनक बिटिया के साथ तो गलत हुआ है ना, और हो सकता है कि वो लड़की भी मिली हुई हो, तो इसीलिए पूछताछ करना ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं दादाजी की बात नानी माँ को भी समझ में आती है, और फिर वो भी अब अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर अविनाश ने सीधा एंजल को बाजू पर से पकड़ कर उसे सीधा बेड पर धक्का दे दिया, और खुद उसकी और झुकते हुए बोला, सच सच बताओ, क्या तुम उस लड़की से मिली हुई हो, बोलो, जवाब दो मुझे। एंजल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी घटिया लड़की तुम्हारी रिश्तेदार कैसे हो सकती है। हाँ बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम। अब अविनाश की आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा देखकर एंजल की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमेशा शांत रहने वाला उसका बॉस इतना ज्यादा एरोगेंट भी हो सकता है। तब एंजल अपने होंठ कपकपाते हुए बोली, देखिए सर, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ मैं उस वक्त डिम्पल के साथ थी, लेकिन मैं सिर्फ उसके साथ होटल में खाना खाने के लिए गई थी। मुझे नहीं पता कि उसने वहाँ पर क्या किया है क्या नहीं, ट्रस्ट मी प्लीज। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप उससे भी कुछ खुद पूछताछ कर सकते हैं। तब अविनाश उस वक्त एंजल के काफी करीब झुका हुआ था, और उसके वो फड़फड़ाते हुए होठों को देख रहा था, तो कभी उसकी हल्की नम आंखों को देख रहा था। कहीं ना कहीं एंजल की आंखों में उसे सच्चाई भी नजर आ रही थी। आखिरकार एंजल इतने सालों से उसके साथ काम कर रही थी। तो तभी अविनाश को एहसास हुआ कि एंजल इस तरह की कोई वह घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती है। अब क्योंकि आस्था का मामला था, तो अविनाश हल्के में नहीं ले सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी वही डर सता रहा था कि अगर वह डिम्पल और आस्था को भी कोई ड्रग्स दे देती, तो आस्था के साथ साथ उसके बच्चे की भी जान को खतरा हो सकता था। तो इसीलिए वो नफरत भरी नजरों से एंजल की ओर देख रहा था। क्योंकि वो डिम्पल के साथ मौजूद थी, तब एंजल अविनाश की ओर देखकर बोली, देखिए बॉस, आप मुझे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन प्लीज मुझसे मुंह मत मोड़िए। मुझे नफरत से मत देखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब जैसे ही फ्लो में अपनी सफाई पेश करते वक्त एंजल ने गलती से अपनी दिल फीलिंग्स अविनाश कह दिया। अविनाश हैरान हो गया, और वह अचानक खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा एंजल के ऊपर जा गिरा। और उसके क्योंकि पहले से ही उसके ऊपर झुका हुआ था, और उसके होंठ अचानक एंजल के होठों से पर जाकर ठहर गए थे। और अविनाश का प्यार पाकर एंजल की आंखें बंद हो गई थी। और अब एंजल कितनी देर तक एंजल को डीपली हार्डली किस करने लगा था। वहीं दूसरी ओर अरमान ने सीधा आस्था को ले जाकर बेड पर लेटा दिया, और तुरंत आस्था के ऊपर आ गया, और अचानक उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब आस्था अरमान के इस तरह के बर्ताव से शॉक्ड हो गई थी। वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी थी, लेकिन अरमान का किस सॉफ्ट के साथ साथ वाइल्ड होता जा रहा था। तब आस्था ने अरमान की चेस्ट को जोरों से धक्का दिया, हालांकि वो उसे 1 इंच भी हिला नहीं पाती हैं। लेकिन अरमान आस्था के हाथों का दबाव अरमान को जैसे ही अपनी चेस्ट पर महसूस हुआ, वो तुरंत पीछे हटता है, और फिर उसके माथे को चूमकर उसकी ओर देखकर जुनून भरी आवाज में बोला, आप जानती है, मैं कब से आपकी बातें खत्म होने का इंतजार कर रहा था। क्या जरूरत थी इतनी देर तक बातें करने की, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। अब आप मेरा टाइम किसी और को देने से पहले ये किस याद रखना। ओके स्वीट हार्ट, ऐसा बोलकर अरमान ने एक और किस आस्था के माथे पर दे दिया था। अब तो आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी कि इतने सालों के बाद उसका भाई उसे मिला है। क्या वो उससे बातें भी ना करें। तब आस्था मुंह फुलाकर बेड पर अलता पलटी मारकर बैठ गई थी, और अरमान की ओर घूरकर देखने लगी। वही अरमान आस्था के इस तरह के एक्सप्रेशन से काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि आस्था जिस तरह से मुंह बनाया करती थी, वो बड़ी क्यूट और एक छोटे मासूम बच्चे की तरह लगा करती थी। तो अब आस्था ने कितने ही दिनों के बाद इस तरह से मुंह फुलाया था। अरमान कितनी ही देर तक आस्था को देखता रहा और बोला, क्या हुआ, आप नाराज हो मुझसे। तब आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया, बदले में अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रख लिया और मुंह फुलाकर अरमान की ओर घूर कर देखने लगी। अब अरमान में अपनी सीधे हाथ की फिंगर से अपने फोरहेड को हल्का सा रब किया, और उसके बाद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आस्था के पास जाकर बैठ गया, और उसकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ, किस ज्यादा जोर से हो गई थी। क्या अगर किस ज्यादा वाइल्ड हो गई थी तो आप एक बार बोल दीजिए, मैं आपको एक बार फिर लाइट किस कर देता हूँ। ऐसा बोलकर अरमान अपने होठों का आस्था के करीब लेकर जाने लगा था, लेकिन आस्था तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है,
और अरमान से कोई बात नहीं की और उसे नज़रअंदाज दिया। तब अरमान तुरंत अपनी बीवी के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपने दोनों कानों को पकड़कर दंड बैठक करते हुए बोला, अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। अब खासकर आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप मेरा टाइम कभी भी किसी को नहीं दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मेरे साथ रहोगी। अब अरमान की प्यार भरी बातें सुनकर आस्था के दिल में गुदगुदी सी भी हो रही थी और साथ ही साथ सोच भी रही थी कि प्यार इंसान को कितना बदल सकता है। ये वही खड़ूस एरोगेंट बदतमीज अरमान सिंघानिया है जो किसी को सीधे मुंह देखने तक पसंद नहीं करता था। बात तक तो करना बहुत दूर की बात थी, लेकिन आज अरमान सिंघानिया अपनी बीवी की न सिर्फ खुशामद कर रहा था बल्कि उसे मनाने के लिए दंड बैठक भी कर रहा था। अब जैसे ही आस्था को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, अचानक से वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उठकर अपने पंजों के बल खड़ी होकर अरमान के होठों को चूमते हुए बोली, हमें खुद आपसे दूर रहना पसंद नहीं है मिस्टर सिंघानिया। हम आपसे कितना प्यार करने लगे हैं ये हम भी नहीं जानते। इतना बोलकर आस्था अपनी नोच को अरमान की नोज से रगड़ती है। वही अरमान ने तुरंत आस्था को कमर पर से पकड़ लिया और एक बार फिर दोनों एक दूसरे को किस करने में खो गए थे। वहीं दूसरी ओर राधिका इस वक्त रौनक के साथ मौजूद थी। दोनों के बीच किसी तरह की कोई खास बातें नहीं हो रही थी, बस रौनक राधिका की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। फिर रौनक राधिका को बहुत ही कम समय में अपने दिल से अपना मान चुकी थी, तो वो उससे काफी ज्यादा पसंद करने लगे थी। रौनक राधिका से दबी हुई आवाज में कहती, राधिका दीदी, आखिरकार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं रौनक की बात सुनकर राधिका की आंखें नम हो उठी थी और वो बड़े ही प्यार से रौनक के सर को सहलाते हुए शांत स्वर में हुए बोली, तुम्हारी कोई गलती नहीं है छोटी। राधिका प्यार से रौनक को छोटी कहकर पुकारा करती थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये नियति थी जो टल गई। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी जान बच गई। तुम जानती हो, आहान काफी ज्यादा टूट गया था। उस वक्त उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। भले ही उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ रिलेशन बनाए थे, लेकिन तुम जानती हो उसने खुद को काफी ज्यादा पनिश किया। इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, उसके बाद वो काफी ज्यादा बिखरा गया था। लेकिन फिर जब उसने तुमसे बातें की उसके बाद जाकर वह थोड़ा सा ठीक हुआ और अपने होशोवास लौटा। अब रौनक बड़े ही ध्यान से आहान की बातों के बारे में सुन रही थी। साथ ही साथ उसे याद आया कि उसने आहान से क्या क्या बोला था और शायद इसी वजह से वहां अब नॉर्मली बर्ताव कर रहा था, क्योंकि रौनक ने उसके साथ काफी सारा झगड़ा किया था। आहान का जिक्र आने पर रौनक के एक बार फिर सर में दर्द होने लगा और वह राधिका की ओर देखकर बोलती, अच्छा राधिका दीदी, हमें इस वक्त बहुत तेज नींद आ रही है, मैं अब सोना चाहती हूँ। रौनक की बात सुनकर राधिका ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और चंचलता से बोली, तुम आराम करो, मैं भी अब अपने कमरे में जा रही हूँ। वैसे मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। तब रौनक चौंक गई और हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन क्या आप गांव नहीं चल रही है? नानी माँ तो सबको गांव लेकर जाना चाहती है। तब राधिका ने प्यार से रौनक से कहा, हाँ नानी माँ बहुत अच्छी है, वो सबको गांव लेकर जा रही है, लेकिन उन सब का हिस्सा मैं नहीं हूँ। जैसे ही राधिका ने रोने वाली शक्ल बनाकर ये बोला, रौनक को भी काफी बुरा लगा। लेकिन फिर राधिका बातें बदलते हुए बोलती, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी नई जॉब की वजह से गांव नहीं जा पाऊंगी। हालांकि सब मुझे गांव चलने के लिए कह रहे हैं और फिर मेरा भी कुछ इरादा नहीं है। तब रौनक ने राधिका की इमोशंस को समझा और फिर जल्दी ही राधिका रौनक के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाने लगी। दूसरी ओर अविनाश कितनी ही देर तक एंजल को प्यार करता रहा और जब उसे लगा कि एंजल अब सही से सांस नहीं ले पा रही है, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। एंजल जल्दी से उठती हैं और अपने चेहरे को अच्छे से अपने हाथों से क्लीन करने लगे थी। एंजल के खूबसूरत नेचुरल रेड हॉट अविनाश के किस करने के बाद और भी ज्यादा लाल हो गए थे और इतना ही नहीं, अविनाश के पहले किस की लाली उसके गालों पर साफ दिखाई दे रही थी। अविनाश लाया तो एंजल को डांटने के लिए था, लेकिन अब वह एंजल को किस कर बैठा था तो वह थोड़ा सा बौखला गया था और बिना एंजल को कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल गया था। अविनाश के जाने के बाद एंजल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन साथ ही साथ आस्था ने जो कुछ भी बोला था और डिम्पल ने क्या हरकत की थी उसके बारे में सोचकर एंजल का खून खौलने लगा था। उसने डिसीजन लिया था कि वो जाकर अब अच्छी तरह से डिम्पल की क्लास लेगी। हालांकि उसे नहीं पता था कि डिम्पल इस वक्त ऑलरेडी अरमान सिंघानिया के कब्जे में है।
वहीं दूसरी ओर प्रियंका और उसकी माँ दोनों ही मुंह फुलाई बैठी हुई थी, क्योंकि नानी माँ ने उन दोनों को फोन करके बता दिया था कि वो पूरे परिवार को लेकर गांव जा रही है, लेकिन तुम लोगों को गांव में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी नानी माँ का दिल उदास होता था, वो अपने बेटे को फोन किया करती थी और गांव आने के लिए बोला करती थी, तो सीमा का मुंह बन जाया करता था। उसे गांव का जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, प्रियंका को भी उन्होंने कभी भी गांव नहीं जाने दिया। लेकिन जब आज नानी माँ ने उन्हें चिढ़ाने के लिए ये बोला कि तुम लोग मुझ बूढ़ी के पास गांव में आने से मना किया करते थे, लेकिन आज देखो मेरे पास कितना बड़ा परिवार है जो मेरे साथ गांव चल रहा है। नानी माँ ने जैसे उन लोगों को ये बताया, अब तो प्रियंका की शक्ल पर 12 बज गए थे। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह से उसकी जिंदगी एकदम वीरान हो जाएगी। इसीलिए प्रियंका ने अब डिसीजन लिया कि वो भी अब गांव जाएगी, लेकिन उसे गांव जाकर इस तरह का बर्ताव करना होगा मानो कि उसे पता ही नहीं है कि वो लोग गांव जा रहे हैं। वहीं प्रियंका जब फोन पर ये सारी बातें सीमा और उसकी बेटी प्रियंका को चिढ़ाने के लिए कह रही थी, ठीक उसी वक्त ध्रुव और आहान नानी माँ के कमरे में आ गए और एक्साइटमेंट में बोले, नानी माँ हम सबसे पहले सुबह के वक्त शॉपिंग मॉल जाएंगे, तो ये हमारे बैग रेडी है, तब तक आप हमारी बैग अपने कमरे में रख लीजिए। ऐसा बोलकर ध्रुव आहान वहां से चले गए थे। क्योंकि स्पीकर ऑन था, इसलिए ये वाली बात प्रियंका ने भी सुन ली थी और इसीलिए उसने डिसीजन ले लिया था कि वो अब अपना आगे का प्लान कंटिन्यू करेगी और बड़बड़ाने लगी, मैं भी देखती हूँ कि ये लोग गांव कैसे जाते हैं। मैं इन लोगों की खुशियां पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। कहीं ना कहीं जिस दिन प्रियंका की बेइज्जती हुई थी, वो वाली बात वो आज तक भूल नहीं पाई थी, तो इसीलिए वह अब अपना बदला सीधे सीधे उन सब से लेना चाहते थी। जल्दी उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर दिया था और सही समय पर शॉपिंग मॉल पहुंचने के लिए कह दिया था। उसे उन्हें सिर्फ और सिर्फ अब शॉपिंग मॉल में उन सब के आने का इंतजार था और उसका बॉयफ्रेंड राघव ने डिसीजन ले लिया था कि वो कल आस्था का किडनैप कर लेगा। अगर आस्था किडनैप हो जाती है, उसके बाद कोई कहीं नहीं जा पाएंगे। और नानी माँ जो खुशी से उन्हें उस ट्रिप की जानकारी दे रही थी, उनकी खुशी धरी की धरी रह जाएगी। कहीं ना कहीं प्रियंका ये सब सोचते हुए गहरी सुकून से सो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी ही इस रात के बाद एक हसीन खूबसूरत सुबह हो गई थी। सुबह होते ही पूरे के पूरे सिंघानिया मैंशन में एक अलग तरह की चहल पहल थी। अरमान की आंखें बहुत सुबह ही खुल गई थी, लेकिन आस्था अभी तक सो रही थी, क्योंकि अरमान की बाहों में उसे एक सुकून की नींद आया करती थी। आस्था कितनी ही देर तक अरमान के साथ गहरी नींद में सोती रही। अरमान आस्था को बड़े ही प्यार से देख रहा था। अगर आस्था को इतने सुकून से उसके बाहों में सोते हुए देखना अरमान को एक अलग लेवल का सुकून दिया करता था। कितनी देर तक आस्था के खूबसूरत से चेहरे को निहारता रहा। वही आस्था बिल्कुल घोड़े बेचकर सोई हुई थी। हालांकि नानी माँ ने सबको सुबह जल्दी उठने के लिए कह दिया था कि उन सबको शॉपिंग करने के लिए जाना था और फिर आज शाम को ही गांव के लिए निकलना था, तो इसीलिए आस्था को जगाने के लिए उन्होंने सीधा सीधा राजेश को ऊपर कमरे में भेज दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कोई भी लेट हो गया तो उनका जो बनाया बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ तैयार किया था। अब जल्दी ही राजेश अरमान सिंघानिया के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खटखटाएं कैसे, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने बहुत पहले ही उसे बड़े ही कम शब्दों में समझा दिया था कि जब भी वो अपनी बीवी अरमान के साथ हो तो कोई भी उसे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करें। अब राजेश कश्मकश का शिकार हो गया था। ऊपर से नानी माँ ने आस्था को लेने के लिए भेजा था, लेकिन अरमान सिंघानिया के कमरे का दरवाज़ा बंद था, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी जैसे ही कांपते हुए हाथों से राजेश से दरवाज़ा खटखटाना के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत अरमान ने दरवाज़ा खोल दिया। अरमान ने अपने सीसीटीवी कैमरे ऑन किया था। इस वक्त अरमान ने तो सिर्फ चेक करने के लिए सीसीटीवी ऑन किए थे कि इस वक्त कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सभी लोग हॉल में थे। तो अब जल्दी ही जैसे ही अरमान ने राजेश को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दिया, आस्था की नींद खराब ना हो इसलिए अरमान ने तुरंत दरवाजा खोल दिया था। अरमान के दरवाज़ा खोलने पर राजेश की टांगें कांपने लगी थी। वो हकलाते हुए बोला, मेरी कोई गलती नहीं है मालिक, वो नानी माँ ने ही मुझे आस्था मैडम को जगाने के लिए भेजा था। तब अरमान ने राजेश को सपाट लूप दिया था और अगले ही पल बिना किसी के इमोशन के उसकी ओर देखकर सख्त आवाज में बोला, जाओ यहाँ से।
अरमान का इतना कहना था और राजेश बहुत तेजी से वहां से निकल पड़ा। उसके जाने के बाद अरमान ने देखा कि आस्था अभी बड़ी ही प्यारी नींद सोई हुई थी। अरमान ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, दरवाज़ा बंद करके नीचे आ गया था। नीचे आकर उसने देखा कि बाकी सभी लोग तैयार हो गए हैं। ध्रुव वाहन नानी माँ को भी अपने साथ शॉपिंग मॉल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन नानी माँ मना कर रही थी, क्योंकि कल रात डिसाइड हो गया था कि दादाजी और नानी माँ घर पर ही रहेंगे और बच्चों के आने का इंतजार करेंगे। लेकिन ध्रुव आहान जिद पर अड़ गए थे और दादाजी से भी बोले कि आप दोनों ही यहाँ क्या करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक फैमिली शॉपिंग हो जाएगी, आप सभी साथ चलिए ना। ऐसा बोलकर ध्रुव और आहान दोनों ही अब दादाजी और नानी माँ दोनों से ही चलने की रिक्वेस्ट करने लगे थे। अब बच्चों की जिद के आगे उन दोनों ने घुटने टेक लिए थे और दोनों ने ही अब चलने का डिसीजन ले लिया था। वहीं अरमान ने एक नज़र सबकी और देखा और बिना एक्सप्रेशन के बोला कि आप सब चलिए, अभी आस्था सो रही है, जब वो उठ जाएगी मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। अरमान की बात सुनकर सबने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। किसी ने ये नहीं बोला था कि आप लोग साथ चलिए, और सभी अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर शॉपिंग मॉल की ओर रवाना हो चुके थे।